नमस्कार साथियों। आज के सेशन में हम आपसे बात करेंगे जो ब्रिटिश काल का भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत महलवाड़ी व्यवस्था जो लाया गया था, उस पे आज हम चर्चा करेंगे आप सभी के साथ। इससे पहले हम अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये दोनों का वीडियो अपलोड कर दिए हैं इसी चैनल पे। जो आपको मेंस हो या आपका प्रीलिम्स हो, बीपीएससी, यूपीएससी या कोई भी वनडे एग्जाम का हो, आप उस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से उसको डील कर सकते हैं। और खास करके उस वीडियो में आपको ये देखने मिलेगा कि जो भी आंसर राइटिंग क्वेश्चन आता है इस तीनों व्यवस्था में से किसी का, उसको आप अच्छी तरह से डील कर पाएंगे। तो इस वीडियो देखने के बाद जो है आप उस वीडियो को जा करके एक बार दोबारा से एक बार चेक कीजिएगा, है ना। तभी आपको तीनों व्यवस्था पूरी तरह से समझ में आएगी कि ब्रिटिश काल का भू राजस्व व्यवस्था था क्या। तो चलिए आज हम आप सभी के बीच महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, महलवाड़ी जो व्यवस्था है, एक ग्रामीण समुदाय को महत्व दिया। इसमें क्या किया कि आप रैयतवाड़ी हो या अस्थाई हो, इसमें अस्थाई में जमींदार, रैयतवाड़ी में किसान। लेकिन इसमें क्या है कि महलवाड़ी व्यवस्था में ग्रामीण समुदाय को महत्व दिया है, ठीक है। जिसका जो है आगे हम उसको बताएंगे कि ग्रामीण का क्या उसका महत्व है, क्या क्या उसका काम था, महल का क्या काम था, ठीक है। देखिए, इसमें जो है आपको भू राजस्व का प्रबंधन गांव जो होता था, जोतेदार जिसको हम महाल कहते हैं, उसके साथ उसका प्रबंधन किया, ठीक है। और यहाँ भी क्या किया कि भूमि को विक्रय योग्य बनाया, भूमि को विक्रय योग्य बनाया। और इसका राजस्व का प्रबंधन क्या हुआ कि अस्थायी रूप से ना करके अस्थायी रूप से किया। अस्थायी बंदोबस्त में अस्थायी था, रैयतवाड़ी में 30 साल के लिए था, है ना। इसमें क्या है, अस्थायी है। इसमें निजी उत्तरदायी के लिए है जो जगह बनाई गई। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई किसान भू राजस्व को चुकता नहीं करता है तो उसकी भूमि को क्या होगा, जब्त कर लिया जाएगा। तो फिर उसका जो कर होगा वो कौन भरेगा, तो उसका महाल जो है उसको पेमेंट करेगा, उसका कर अदा करेगा। और उसके बदले में जो उसका महाल, जो उस किसान का जो रैयत था, यानी जो उसकी भूमि था, महाल अपने पास रख लेंगे, अपने के बीच में जो है बांट लेंगे, है ना। महलवाड़ी व्यवस्था जो है ब्रिटिश भारत का लगभग आपको 30% भूभाग में लागू किया गया था। इसका प्रसार जो है उत्तर भारत में और उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ भाग में किया गया था, ठीक है। जिसमें आपको इसमें दिया भी होगा कि पंजाब, दिल्ली, हरियाणा वगैरह जो भी उसको आपका उत्तर भारत का क्षेत्र है और उत्तर पश्चिम और मध्य भारत का जो क्षेत्र है उसमें देखा जाता है ये चीज। तो ब्रिटिश को जब अवध है, अवध यूपी में पड़ता है, अवध उस टाइम था, बंगाल अवध ये सब हुआ करता था। तो उसमें 1801 ईस्वी में रोहलिया खंड का भूभाग मिल गया, किसको, ब्रिटिश को। जिसमें द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात भी जो है इसमें गंगा यमुना दोआब के कुछ भूभाग पे जो है इस महलवाड़ी व्यवस्था का प्रयास किया गया। जो आगे चल के जो है तृतीय मराठा युद्ध हुआ, सिंघिया के कुछ भूभाग मिला 1849 में, और पंजाब का मिला, अवध पर कब्जा हुआ। ये सारे क्षेत्र पर जो है महलवाड़ी पद्धति को क्या किया, लागू किया गया। इसका श्रेय सबसे पहले जो है आपको हॉर्ड मैकेंजी नामक ब्रिटिश अधिकारी को जाता है, जो ग्रामीण समुदाय के महत्व को उजागर किया और जो है उसको लागू किया, है ना। इसी के अनुशंसा पे जो है फिर दोबारा जो है 1822 ईस्वी में जो किया हुआ कि बंगाल का एक रेगुलेशन आधार पर इसे लागू किया गया। बंगाल का एक रेगुलेशन एक्ट था, उसी के तहत इसको लागू किया गया। उसके बाद जो हमारे ब्रिटिश अधिकारी आए, विलियम बेंटिक, है ना। विलियम बेंटिक के काल में RM बर्ड नामक एक विशेषज्ञ हुआ करते थे। उसने विकास के योगदान पर बल दिया और उसने क्या है, भूमि का रजिस्टर तैयार करवाया, है ना। कौन, विलियम बेंटिक के समय में कौन आया, RM बर्ड। वो क्या किए, एक भूमि का रजिस्टर तैयार करवाया। फिर टॉमसन नामक ब्रिटिश अधिकारी क्या किया कि उसके विकास में अपनी भूमिका निभाया, ठीक है। यानी आपका अगर पूछा जाए क्वेश्चन किसका रजिस्टर कौन तैयार करवाया, तो ये आपका RM बर्ड होगा। और इसको आगे कौन बढ़ाया, आगे विकसित कौन किया, तो हो जाएगा टॉमसन नामक, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ ही रहे होंगे। महलवाड़ी पद्धति के अंतर्गत जो है भू राजस्व की दर अधिकतम रूप में निर्धारित की गई, सबसे अधिकतम रूप में निर्धारित की गई। जो सामान्यतः भूमि का लगान क्या होता था, 65% होता था।
परंतु कई बार इसका जो दर बढ़ा करके 95% भी कर देता था। इसमें भी मनमानी तरह से काम होता था, कभी 65, कभी 70, कभी 95, यहाँ तक 95 तक जाता था। इसकी वसूली का भी जो है कई तरीका था, एक तरीका नहीं था, इसमें कई तरीका था। सामान्यतः जो है ये गांव के जो मुकद्दम होते थे, जिसको हम मुखिया कहते हैं, है ना, उसके माध्यम से वसूली किया जाता था। तो कुछ स्थिति में जो है उसको जमींदार से भी जोड़ा गया था। परंतु सबसे खास बात यह है कि यहाँ जमींदार की कोई हैसियत बंगाल के जमींदार से तरह नहीं था, उससे पृथक था। ना तो इसका भूमि का स्वामी था और ना ही उसके साथ बंदोबस्त किया गया था। केवल वो क्या करता था, तो कर वसूलता था और बदले में उसको क्या मिलता था, राजस्व का एक अंश दिया जाता था, क्योंकि वो उन्होंने अपने मेहनत किया है ना, अपना मेहनतना के तौर पर उसको दिया जाता था। ब्रिटिश ने क्या किया, बड़े जमींदारों को इससे क्या किया कि दूर रखा, है ना। बड़े जमींदार वे जमींदार थे जिनको तालुकदार कहा जाता था, जो अस्थायी बंदोबस्त में आपको देखने मिलता है ना। उसको इस चीज से क्या किया कि दूर किया गया। इनके द्वारा एक नई भू राजस्व व्यवस्था का विरोध भी हुआ। जमींदार, जो बड़े जमींदार थे, उन्होंने क्या किया, एक इस जो बड़े भू राजस्व व्यवस्था था महलवाड़ी, उसका विरोध भी किया गया। ठीक है, ब्रिटिश ने क्या किया कि बनारस से लेकर के और अवध तक इन जितने भी जमींदार था, इसका दमन किया। ठीक है, दमन करके उनकी सेना को भंग कर दिया और उनके किले को तोड़ दिया। ये जो है हॉल्ट मैकेंजी नामक ब्रिटिश अधिकारी विषाद क्रांति जिसको कहते हैं का नाम दिया। इसको क्या है, विषाद क्रांति, जिसको कि मिलेनिक कोलिन रिवोल्यूशन का नाम दिया गया इसको। जो बड़े बड़े जमींदार थे उनकी किला को तोड़ दिया, सेना को भंग कर दिया गया, इन्हें दमन कर दिया गया उसको। दूसरी तरफ ब्रिटिश ने क्या किया कि जिन जमींदार को जोड़ा वह प्राथमिक जमींदार थे। जो जमींदार आपको किसान वसूली कर रहे थे, कर वसूली कर रहे थे किसान से, वो प्राथमिक जमींदार थे, ना कि ये बड़े जमींदार थे। प्राथमिक जमींदार किसको कहता है कि खेत के साथ जो है खेती भी करता था और राजस्व भी वसूलता था, समझ रहे हैं। इसको जो है इस चीज से जोड़ दिया गया। ठीक है, तो एक बात और इसमें आती है कि जो महलवाड़ी व्यवस्था है, महलवाड़ी व्यवस्था को जो शुरू करने, उसको प्रेरित करने का क्या कारण था उसका, जो महलवाड़ी व्यवस्था को लाया गया। इसे बताया जाता है कि चार्ल्स मैटकॉफ थे एक, हेनरी मेन, जो मतलब चार्ल्स मैटकॉफ से लेके हेनरी मेन तक क्या है, वह विभिन्न ब्रिटिश अधिकारी ग्रामीण समुदाय को महत्व देते थे, जिसको उजागर करने का कौन काम किया, लॉर्ड मैकेंजी बाद में किए। उनके परीक्षण एक बार हुआ था, उनका परीक्षण किए थे। उनके परीक्षण के बल पर क्या है कि महल व्यवस्था को ग्रामीण समुदाय में ढालने का अनुमति मिला। और महलवाड़ी व्यवस्था पर रिकॉर्ड का जो रिकॉर्ड बताए थे, रिकॉर्डों का लगन उसके सिद्धांत का था, उसके सिद्धांत या उपयोगितावादी अर्थशास्त्र एक हुआ करते थे, उनके प्रभाव में इसको लागू किया गया और माना जाता है इसको। इसके तहत एक तरफ जो है जमींदार पर कर लगाने की बात कही गई, तो दूसरी तरफ क्या हुआ कि भूमि लगन के एक बड़े भाग पर सरकार के द्वारा दावा करने का भी बल दिया गया इसमें, है ना। तो एक तरफ है कि आपको जमींदार पे भी कर लगाने की बात कहती थी इसमें, उपयोगितावादी अर्थशास्त्र हो या आपका रिकॉर्डों का लगान हो, और दूसरी तरफ क्या है कि सरकार के द्वारा भी दावा कर सकते थे। सरकार के द्वारा दावा करने पर भी बल दिया जाता था। इसमें दोनों था। इसमें आपको ब्रिटिश औपनिवेशिक हित भी देखा जाता है, क्योंकि ब्रिटिश तो कुछ भी लाएंगे तो अपना फायदा का ही लाएंगे ना कि उस समय के भारतीय के परिप्रेक्ष्य में सोच के लाएंगे। वो हम जब भी कुछ भी करना चाहेंगे तो इसका अपना कुछ न कुछ निहित होगा, हित छुपा होगा उसमें। जैसे रेलवे का ही देख लीजिए, उसमें भी तो उसका थोड़े था कि हम भारतीयों को आना जाना, उनको था कि कहीं भी सही रूप से, सही ढंग से और कम समय में संसाधन को आदान प्रदान कर सकते हैं, सेना को एक दूसरे से दूसरे जगह भेज सकते हैं, इसलिए उनका सबसे बड़ा हित ये था, है ना। तो उसी तरह इसमें ब्रिटिश का एक हित था, लेकिन इसका परीक्षण से यह ज्ञात होता है कि ब्रिटिश अपने समय औपनिवेशिक हित के जो था उन्हें अन्य भी कारक था, बजाय कहीं अधिक निर्णायक भूमिका जो है आपका रेतबाड़ी व्यवस्था था। महल इसमें मतलब जो है इसमें कहीं इसमें जो सबसे ज्यादा जो भूमिका निभाया वो रेतबाड़ी व्यवस्था भी था इसमें, है ना। जो मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू हुआ, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू हुआ, ये दोनों। और महलवाड़ी पद्धति एक व्यापक रूप से जो है आपको प्रेरित करता है इसको, है ना, महलवाड़ी व्यवस्था को प्रेरित करता है, औपनिवेशिक हित को प्रेरित करता है।
बढ़ते हुए साम्राज्य को खर्च को पूरा करने के लिए, जैसे कि आपको बताए कि ब्रिटिश का क्या क्या हित होगा, अपने साम्राज्य को, जो साम्राज्य को बढ़ा रहे थे, रेलवे हुआ या दूरसंचार व्यवस्था हुआ, है ना, इसको बढ़ा रहे थे, उसमें जो खर्च हो रहा था उसको पूरा करने के लिए, और जो संसाधन की जरूरत होती थी उनको, कच्चा संसाधन का, उनको पूर्ति करने के लिए सब चीज को लाया गया था। और निवेश करने के लिए, है ना, निवेश करने के लिए भी इनको जरूरत पड़ती थी। तो इसके तहत जो है आपको इसमें सर्वाधिक लगान का जरूरत पड़ता था। अगर जितना से ज्यादा अगर वो टैक्स वसूलते, उतना उनको जो है अपना खर्च पूरा करने में मदद मिलता, उनको निवेश करने में फायदा होता, है ना। तो यही जो है आपको इसका जो है प्रेरित करने का कारण है। और ऑल ओवर अगर देखा जाए रेतबाड़ी और महलबाड़ी में, तो कई क्षेत्रों में जो है ब्रिटिश भूराजस्व व्यवस्था को प्रभावित किया। जैसे कि आपको जो है ये जो है बंगाल हुआ, एक वहाँ पे जो है शक्तिशाली जमींदार वर्ग होता था। ब्रिटिश को जमींदारों के साथ समझौता कर उसे ब्रिटिश भूराजस्व व्यवस्था से जोड़ना पड़ा। वही पश्चिम भारत एवं दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो बंगाल के जमींदार वर्ग की तरह कोई शक्तिशाली वर्ग नहीं था। जैसे कि आपको महलबाड़ी व्यवस्था में आपको बताएंगे कोई था बंगाल की तरह कोई था नहीं। सीधे सरकार के साथ होता था किसान का प्रबंधन, है ना। इसमें पृथक उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम में प्रभावी ग्रामीण समुदाय था। तो वहाँ क्या होता था, भूराजस्व का प्रबंधन ग्रामीण समुदाय के साथ ही होगा, क्योंकि वहाँ बंगाल की तरह कोई किसान जमींदार थे नहीं, तो वहाँ कौन मिलेंगे आपको, किसान मिलेंगे, है ना। तो यही उसका था। और इसका अगर प्रभाव देखा जाए तो महलबाड़ी व्यवस्था का जो है ग्रामीण जमींदार और जो सामान्य किसान थे, दोनों को प्रभावित किया, ना कि जो प्राथमिक जमींदार थे और जो किसान थे दोनों को प्रभावित किया, कि एक को किया, इसमें दोनों को किया। सामान्यतः किसान, इसमें किसान को भी किया और जमींदार को भी किया। जैसा कि हम जानते भी हैं कि इस व्यवस्था के तहत बनारस से अवध तथा उनके तालुकदारों को उखाड़ फेंका था, उसको जो है दमन किया था। किसान पर भी भूराजस्व की अधिकतम रकम लगा दी गई थी, जो 95% तक जाता था। और 1857 के महाविद्रोह में जो है इसका असल जो है अवध का जो क्षेत्र था वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1857 की जो क्रांति हुई उसको एक जन आंदोलन बनाने में हमारा ब्रिटिश का भूराजस्व व्यवस्था जो था वो भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। अगर आपको पूछा जाए कि 1857 में कौन कौन सा कारण है, तो उनमें से एक कारण ये भी होगा कि आप भूराजस्व व्यवस्था के कारण जो हमारे किसान थे वो निर्दोष थे, मतलब ये असंतुष्ट थे, तो किसान सरकार के विरुद्ध थे, तो उसमें जो है उसको बल मिलता है 1857 की क्रांति को, और उनका समर्थन मिलता है। किसान, इसलिए कभी कभी कहा भी जाता है कि 1857 की क्रांति एक किसान आंदोलन था, सैनिक आंदोलन था, ये सब आंदोलन का नाम दिया जाता है ना। तो उसके पीछे का रीजन यही था कि जो हमारा कठोर कानून था, कठोर रेतबाड़ी व्यवस्था हो, चाहे महलबाड़ी हो, चाहे अस्थायी बंदोबस्त जो भूराजस्व था वो कठोर था। उससे हमारे किसान गरीब हुए, ऋणग्रस्तता की आई, धन निकासी का यहीं से प्रारंभ हुआ, है ना। तो ये सबसे बड़ी कारण इसका रहा था। तो चलिए अब आपको जो है महलबाड़ी व्यवस्था के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं, जो इस पीडीएफ में हम लोगों ने अपने से टाइप किया है, ठीक है। तो ये देखिए इसका पृष्ठभूमि है कि महलबाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश कालीन भूराजस्व प्रणालियों में से एक थी। दूसरा क्या था, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त भी था। इसके बीच की प्रणाली मानी जाती है। इसका प्रारंभ जो है हॉल्ट मैकेंजी द्वारा किया गया सबसे पहले। दूसरा, उसके बाद क्यों लॉर्ड बेंटिक आए, है ना। तो इसका महल का अर्थ क्या होता है, गांव का क्या होता है, समूह। इसका जो लागू क्षेत्र है आपको उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम और आपको मध्य भारत बताए। इसमें कर का निर्धारण कैसे होता था, इसका क्या मतलब पैमाना था, उसमें था कि भूमि का सर्वेक्षण एवं मापन किया गया, उपज के आधार पर लगान लगाया जाता था, पूरा गांव कर की इकाई में बंध जाते थे और भुगतान करने की जिम्मेदारी होती थी किसको, भुगतान करने की जिम्मेदारी होती थी मुखिया को, जिसको लंबरदार के माध्यम से सरकार को कर दिया जाता था, है ना। अब इसमें जो भूमि होता था उसका मालिक कौन होगा, आपके किसान होगा, है ना। सामूहिक रूप से भूमि का स्वामी होगा और सरकार किसानों के बीच सीधा संबंध होगा। इसमें भी आपका जो है आपका जैसे कि बंजर भूमि है, सामुदायिक भूमि है, इसका सरकार ही होते थे। इसमें भी लगान क्या हो, 20 से 30 वर्ष कहीं कहीं मिलता है, लेकिन अस्थायी रूप से जो है इसको किया नहीं गया था, है ना। ये भी याद रखना है आपको। इसका प्रमुख विशेषता था सामुदायिक उत्तरदायित्व, पूरे गांव का, एक महाल का था, है ना। लगान के समय पर संशोधन संभव था नहीं, कभी बढ़ा दिया जाता था, कभी कम कर दिया जाता था। तो गांव का स्तर पर प्रशासनिक नियंत्रण भी उसका जो है कौन करता था, मुखिया करते थे। इसका लाभ है जमींदारों की मध्यस्थता भूमिका सीमित हो गया, इसमें भूमि से सीमित हो गया, इसमें जो जमींदार की है उसकी छुट्टी हो गई, गांव की सामाजिक संरचना सुरक्षित रहने लगा।
है ना, कि आपका जबरन जो है आपको आपके ऊपर बलपूर्वक या कठोरतापूर्वक जो है ज़मींदार होते थे दबाव नहीं डालेंगे, है ना? तो स्थिर हो गया, इसका प्रशासन भी स्थिर हो गया। हानि क्या है कि इसमें लगान अपेक्षाकृत अधिक था, 95% था। प्राकृतिक आपदा में कोई भी इसमें हाथ नहीं था। सामूहिक दायित्व के कारण विवाद भी होता था, है ना? क्योंकि सब एक साथ मिलकर करते थे, तो कोई उसमें से बीच में गायब हो जाते थे। ये भी एक प्रॉब्लम की बात था उसमें। अस्थायी बंदोबस्त से अंतर क्या है इसमें? अस्थायी बंदोबस्त में लगान अस्थायी था, महलवारी में अस्थायी था। अस्थायी बंदोबस्त में जमींदार इसमें कौन मालिक होता था? गाँव, पूरे एक सामूहिक गाँव था, है ना? वो। और रैयतवाड़ी से क्या अंतर था? रैयतवाड़ी में किसान व्यक्तिगत करदाता होता था और महलवाड़ी में सामुदायिक करदाता था। जो महाल होता था, उस महाल जैसे कि 1-2 महाल है ना? वो पूरे गाँव से वसूल करके वो आपको सरकार को दे देते थे। इसमें पूरा महाल हो गया, है ना? इससे 3 क्वेश्चन हम दिए हैं इसमें। आप इसका आंसर लिख करके हमें इस जो व्हाट्सएप है दिए गए हैं इस डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप इसका आंसर भेज सकते हैं, है ना? पहला है महलवाड़ी व्यवस्था की मुख्य विशेषता का वर्णन करें। दूसरा है महलवाड़ी व्यवस्था की तुलना अस्थायी बंदोबस्त से कीजिए। तीसरा है ब्रिटिश भू-राजस्व नीति में महलवाड़ी व्यवस्था का जो है महत्व को स्पष्ट करिए। जो ब्रिटिश का भू-राजस्व नीति था, है ना? उसमें महलवाड़ी का क्या रोल है? उसका उसका क्या महत्व, उसको स्पष्ट करना है ना? तो आई होप इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझे होंगे। तो ठीक है, इस वीडियो को आप लोग जो है जल्द से जल्द अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।